हेलो नमस्ते। चलिए आज हम लोग बात करेंगे मैदानों के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि कैसे डिफरेंट टाइप से भागर, तराई, खादर या आपका भाभर जो भी मैदान है इनके बारे में हमने क्लियर कट देखा है। टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग लाइव नहीं आ सके और हम लोगों ने कल कोई भी वीडियो या यूट्यूब में हमारा कोई वीडियो नहीं आया। उसके पीछे रीज़न यही था कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए आज हम आपको रिकॉर्ड करके वीडियो प्रदान कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी लाइव वाली प्रक्रिया शुरू करेंगे। चलिए बात करते हैं भारत में मैदानों के बारे में। जब हमने कहा कि भारत के मैदानों को समझना है तो साहब उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, इसको कई तरीके से क्लासिफाइड कर लेते हैं, सिंपल तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जब भारत के मैदान पढ़ रहे थे तो हमने जब ये 4 शब्दों का अच्छे से मतलब समझ लिया, इसके बाद आप सब बात समझ में आती है कि साहब ये जो राजस्थान का मैदान है, गंगा का मैदान है, इनका जो समझना है साहब, तो इनको पढ़ें कैसे। तो यार हमने कहा पहले राजस्थान के मैदान को पढ़ लेते हैं और राजस्थान के मैदान को हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं और कुछ तरीके से हम यहाँ समझा देंगे। ये वर्ड्स पहले से इसलिए लिखिए कि ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, सीधा मुद्दे की बात करते हैं और समझते शुरू करते हैं कि साहब ये क्या है और क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राजस्थान के मैदान में। लेकिन उससे पहले कि अगर आप चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर वीडियो को जरूर कर दिया करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटस में आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, फेसबुक में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, धोरो। देखिए जब हम राजस्थान के मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान इलाका कैसा है, मरुस्थलीय इलाका है, डिजर्ट है, क्षेत्र है, मरुस्थल का क्षेत्र है साहब। यानी कि मरुस्थल कहने का मतलब है कि साहब वहां नदियां ज्यादा नहीं होंगी। नदियां नहीं होंगी तो साहब वहां पे ऐसा नहीं कि कभी नदी रही नहीं होगी, लेकिन वहां पर नदियां नहीं है तो जल नहीं मिलता है। ये धोरो वर्ड का मतलब क्या होता है, धोरो क्या है, इसको जरा समझते हैं। एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो जरा समझते हैं क्या है धोरो। देखिए धोरो होता क्या है, कभी भी नदी जिस जगह से बहती है तो अपनी एक नदी घाटी बनाती हुई जाती है, ठीक है। और नदी जो घाटी बनाती हुई निकलेगी, अगर नदी का जल पूरा सूख जाए तो जो सूखी नदी जल की द्वारा जो बनाई गई थी, नदी के द्वारा जो घाटी बनाई गई है, वो जो सूखी घाटी बनेगी उसी को धोरो कहा जाता है। तो राजस्थान में धारियां जैसे बनता नहीं है, धारियां का मतलब होता है सूखी सूखी आपकी लाइनें, तो उसी प्रकार यहाँ पर जैसे मैंने धारियां लिखा हुआ है, इसका मतलब जो होता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा मतलब यहाँ पर क्या है, धोरो वर्ड का। धोरो के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, नदी के द्वारा, ये क्या है एक शब्द में इसको समझिएगा, नदी के द्वारा बनी सूखी घाटी। यानी कि अब उसमें जल नहीं रहा, लेकिन कभी ना कभी तो रहा होगा, और जब रहा होगा तो नदी बहती भी रही होगी, और जब नदी बहती रही होगी तो भैया याद रखिएगा वो क्या बनाती रही होगी, घाटी का निर्माण किया होगा उसने, और अब वहां पर जल नहीं है और उन्हीं को बोला जाता है धोरो। क्या बोला जाता है, धोरो। बहुत ही आपका सिंपल सा वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम पे आपका अगर आ जाएगा तो कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए एक वर्ड यहाँ पर धारियां लिखा है, ये भी बहुत ही फेमस वर्ड है, इसके बारे में भी आते हैं। धांड वर्ड क्या होता है, रन क्या होता है, धारियां क्या, धोरो से मिलता जुलता आपका कुछ है, तो इसलिए पहले इसको धारियां का मतलब समझते हैं साहब। देखो आपका राजस्थान कैसा इलाका है साहब, राजस्थान इलाका है आपका मरुस्थल का, और मरुस्थलीय क्षेत्र में हवाएं भी चलती हैं। भैया समझना बात को, मरुस्थलीय क्षेत्र में हवाएं भी चलेंगी। तो हवाएं जब चलेंगी तो अपने साथ काफी मात्रा में क्या होती है, बालू मिट्टी को भी अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। और जब बालू मिट्टी को अपने साथ उड़ा करके ले जाएगी तो उसके द्वारा वो क्या करती है, एक जगह पर जाकर स्तूप का निर्माण करती है, टीले का निर्माण करती है, और उसी को कहा जाता है क्या, आपका धारियां। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बालू के द्वारा स्तूप या टीले का निर्माण, ठीक है। बस आप इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बालू के द्वारा स्तूप या टीले का निर्माण जो होता है उसी को कहा जाता है क्या, धारियां, ठीक है। चलिए रन वर्ड क्या होता है, रन कच्छ का रन कहा जाता है ना सर, कच्छ का रन क्या है भैया, तो जरा हम इसके बारे में समझते हैं कच्छ का रन क्या है। देखिए कच्छ का रन अगर हम बात करें तो ये एक तरह से राजस्थान की जो पलाया झील होती है ना, पलाया झील उसी को कहा जाता है साहब। ये रन आपका पलाया झील, ये क्या है साहब, ये आपका
रन ही कहलाती है। अब कह दो पलाया झील का एक नया वर्ड आ गया साहब। पलाया झील क्या, जरा इसके बारे में अगर हम समझते हैं तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, पवनों के द्वारा निर्मित जो झीलें होती हैं, पवनों के द्वारा निर्मित जो झीलें होंगी, निर्मित झील वो कहलाएंगी आपकी क्या, पलाया कहलाएंगी। पवनों के द्वारा निर्मित झील जो होंगी वो आपकी कहलाती हैं पलाया। तो यहाँ पर हम देखो मुद्दे की बात यार समझ लो सीधा सीधा, यहाँ हम बात करेंगे उन ऐसे शब्दों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए ये वर्ड आपने जल्दी कहीं नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। धोरो क्या होता है, धारियां क्या होती, रन क्या होती, पलाया झील क्या है, पवनों के द्वारा निर्मित झील है। तो इस प्रकार इतने आपने वर्डों का मतलब समझ लिया, ठीक है ना। अब ये एक वर्ड लिखा है धांड, ये आपके लिए है होमवर्क आपका, ये आपके लिए भैया होमवर्क। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा अगर इसका मतलब पता चल जाए कि साहब धांड क्या होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम के लिए। अब जरा समझते हैं हम लोग कि राजस्थान का जब मैदान हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो अरावली एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अपने आप में राजस्थान को दो भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थान को दो भागों में बांटेंगे, एक पश्चिमी राजस्थान और एक पूर्वी राजस्थान। देखिए पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो अरावली के बीच में एक विभाजक के रूप में अगर हम इसको ले लेते हैं तो पश्चिमी राजस्थान जो है इधर आपका क्या पड़ता है, मरुस्थलीय एरिया पड़ता है। कैसे क्या है साहब, मरुस्थलीय एरिया है। क्लियर, मरुस्थलीय एरिया, मरुस्थलीय क्षेत्र है, याद रखिएगा आप इधर थोड़ा सा, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। क्यों मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि यहां पर वर्षा जो है ना साहब, वर्षा, यहां पर वर्षा जो पाई जाती है, औसत वर्षा भी कह सकते हो आप इसको, यहां पर जो औसत वर्षा पाई जाती है वो आपकी क्या है साहब, बहुत ही कम है। इवन की लेस देन, क्या कह सकते हो, लेस देन 25 सेंटीमीटर। भाई साहब याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाई जाती है यहाँ पे, यह होती है इस क्षेत्र में। इसीलिए ये आपका कृषि के लिए उपयोगी नहीं होगा। कृषि के लिए क्या होगा साहब, उपयोगी नहीं होगा। कृषि उपयोगी नहीं है भाई साहब, याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब वर्षा ही नहीं है साहब तो कृषि कराएं कैसे। और जब कृषि के लिए उपयोगी नहीं होगा तो यहाँ की जो आपकी मिट्टी होगी वो आपकी कैसी, उपजाऊ नहीं होगी, यानी कि फर्टाइल नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम बोलें तो पूर्वी राजस्थान, ये नहीं कहेंगे कि आपका बिल्कुल यहाँ पर मरुस्थलीय एरिया है, यहाँ पे कह सकते हो आप ये अर्ध मरुस्थलीय एरिया है। कैसा भैया, अर्ध मरुस्थलीय एरिया, ये याद रखिएगा, अर्ध मरुस्थलीय एरिया आपका कहलाता है साहब। ये अर्ध मरुस्थलीय एरिया का मतलब क्या है साहब, अर्ध मरुस्थलीय एरिया का मतलब ये है कि यहाँ पे औसतन जो वर्षा होती है ना साहब, औसतन वर्षा ये आपकी अप्रोक्सीमेटली आपकी 60 से 50 के बीच में हो जाती है। क्या साहब, 60 से आपकी 50 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। इसीलिए ये जो आपका क्षेत्र होगा यहाँ की थोड़ी सी कृषि उपयोगी मानी जाती है भूमि, यहाँ पर कृषि की जा सकती है, ये कृषि उपयोगी होती है। और अगर ये कृषि उपयोगी होगी तो ये मान के चलिए कि साहब यहाँ पर कृषि की जाएगी। और क्योंकि कृषि उपयोगी क्षेत्र होता है तो राजस्थान में इस कृषि उपयोगी क्षेत्र को पर्टिकुलर नाम दिया जाता है और उसे कहा जाता है रोही। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, रोही क्या है, ये आपकी कृषि उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है। रोही कृषि उपजाऊ क्षेत्र जो होगा ये क्या कहलाएगा साहब, ये रोही कहलाएगा। और यहाँ पर फसल यानी की जाती है, यहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं, फसलें उगाई जा सकती हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब हमने यहाँ पर इतनी चीजें समझ ली कि भारत में आपका राजस्थान का मैदान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमने राजस्थान के मैदानी क्षेत्र को देख लिया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं गंगा के मैदान के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं गंगा का मैदान जो है, गंगा का मैदान आपका कैसे विभाजित होता है, कहाँ तक है, उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए, जैसा भी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गंगा के मैदान के बारे में। तो अब हम लोग बात करेंगे सीधा गंगा नदी के मैदान के बारे में। पिछले में जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि राजस्थान का मैदान, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से देख लिया, जो भी क्वेश्चन बनने हैं लगभग उनके बारे में हम लोगों ने वहां तक देख लिया। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है वो है गंगा का मैदान। तो सीधा बात करते हैं गंगा का मैदान। देखिए गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है, सबसे ज्यादा लंबी, अगर पूरी तरीके से देखें भारत में बहने वाली तो सर्वाधिक लंबी आपकी नदी है, ठीक है ना। ये लगभग भारत के मैदान का 26% आपका जो पार्ट है वो कवर अप करता है, 26%, बहुत बड़ा एरिया होता है। दूसरा,
ये सबसे ज्यादा उर्वरकता वाला क्षेत्र, जहां जहां ये बह के जाती है वहां सबसे ज्यादा उर्वरकता देख लीजिए भैया, जो शुद्ध हिंदी में जो वर्ड हो उर्वरकता होगी, यानी कि मोस्ट फर्टाइल एरिया होगा। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, मोस्ट फर्टाइल एरिया जो आपका होगा। चलिए, तो अब इसको जरा हम समझते हैं। जब हम गंगा के मैदान की बात करेंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जाकर के सीधा बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगी जाकर के, तो वहां से चला हुआ पूरा रास्ता जो है वो तय करती है। तो इस क्षेत्र में जो भी मैदानी क्षेत्र आपका आएगा वो गंगा के मैदान के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, गंगा के मैदान को हम लोग 3 भागों में यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अपर गंगा प्लेन कहलाता है, मिडिल गंगा प्लेन कहलाता है, लोअर गंगा प्लेन कहलाता है। यानी कि ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान। इस 3 तरीके से हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन इसका समझते हैं। देखिए, ऊपरी गंगा का मैदान अगर हम देखेंगे नदियों के आधार पर, तो ये कहां से कहां के बीच में लाई करता है, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये जो आपका ऊपरी गंगा का मैदान है ये हमारा 2 नदियां हैं। किसके किसके बीच में? नदी आपकी पड़ती है रामगंगा, जहां पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हैं और वो नदी पास होती है। तो ये कहां पर लाई करता है? रामगंगा और घाघरा नदी के बीच में। घाघरा नदी के बीच का जो क्षेत्र होगा, नदी के बीच का जो क्षेत्र होगा वो आपका कहलाएगा ऊपरी गंगा का मैदान। यानी कि कह सकते हो कि जो ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र है वो रामगंगा और घाघरा नदी इन दोनों के बीच में स्थित है। क्लियर? आई थिंक ये आपको पॉइंट समझ में आ गया कि भैया जो ऊपरी गंगा का मैदान है ना वो रामगंगा और घाघरा नदी के बीच में स्थित है। दूसरा पॉइंट सीधा सीधा बहुत ही आसान है साहब, समझना बहुत ही आसान है। अगर आप समझ को अपनी बढ़ा ले जाओ तो मजा आ जाए। मध्य गंगा के मैदान की बात करते हैं। किसके बारे में? मध्य गंगा के मैदान के बारे में बात करते हैं। तो जरा समझिएगा, मिडिल गंगा प्लेन जो है ना, मिडिल गंगा प्लेन ये आपका कहां से कहां तक है? तो घाघरा नदी तक तो ये कवर अप कर रहा है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये जो है घाघरा नदी और किसके किसके बीच में? घाघरा और कोसी नदी के बीच का जो एरिया होगा, किसके किसके भैया? घाघरा और कोसी नदी के बीच का जो भी एरिया होगा, यानी कि क्षेत्र होगा इस नदी का, उन नदियों के बीच के नदी के क्षेत्र को कहा जाएगा क्या साहब? आपका ये आपका मध्य गंगा का मैदान। तो यहां पर घाघरा और कोसी नदी के बीच का क्षेत्र जो होगा, क्लियर? बहुत आसान हो गया साहब, बीच का क्षेत्र ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मध्य गंगा का मैदान। तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट क्या है साहब? निचली गंगा का क्षेत्र बता दीजिए। निचली गंगा का मैदान होगा तो जो कोसी के बाद होगा वही तो कहलाएगा साहब। जो कोसी के बाद होगा वही तो कहलाएगा निचली गंगा का मैदान। तो साहब ये जो कोसी के बाद है ना साहब, तो याद रखिएगा कोसी और किस नदी के बीच में साहब? कोसी और महानंदा। महानंदा जो नदी है ना साहब, इसके जो बीच में जो क्षेत्र होगा, महानंदा नदी के बीच का क्षेत्र तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्या कहलाएगा? बीच का जो क्षेत्र है ये हमारा भाई साहब निचली गंगा का मैदानी क्षेत्र कहलाएगा। इस प्रकार हमने गंगा का समझा साहब 3 तरीके से क्लासिफिकेशन। नदियों के आधार पर आपका रामगंगा नदी से घाघरा नदी के बीच में आपका ऊपरी गंगा का मैदान कहलाता है। मध्य गंगा मैदान का क्षेत्र जो होगा घाघरा नदी और कोसी नदी के बीच में, और निचली गंगा का जो मैदान होगा वो कोसी नदी और महानंदा नदी के बीच में है। चलिए, ये तो हमने समझ ही लिया, लेकिन अगर थोड़ा सा और हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो आप ये देखते हैं कि ऊपरी गंगा का मैदान भी 2 तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। तो उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर हम ऊपरी गंगा के मैदान को क्लासिफाइड करें, थोड़ा सा अगर हम और क्लासिफाइड करना चाहें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ऊपरी गंगा का मैदान जो होता है वो 2 तरीके से और क्लासिफिकेशन हो जाता है साहब। ऊपरी गंगा का जो मैदान होता है उसके 2 क्लासिफिकेशन ही आप ऐसे कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपरी गंगा का जो मैदान है ना भैया वो आपका 2 क्लासिफिकेशन होता है। कैसे क्लासिफिकेशन होता है? 2। आपका पहला जो क्षेत्र होगा, आपने सुना होगा रुहेलखंड का मैदान। क्या है साहब? रुहेलखंड। तो रुहेलखंड का भी क्षेत्र आता है, और एक आता है अवध का मैदान। क्या होता है भैया? अवध का मैदान। इतना डीप जाना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा अगर और डीप चले तो इसका मजा आ जाएगा साहब। रुहेलखंड का मैदान, रुहेलखंड का मैदान और आपका साहब क्या? रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान। ऊपरी गंगा मैदान को के अंदर 2 मैदान आ जाते हैं, रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान। रुहेलखंड का मैदान कहां से कहां तक है जरा इसको समझ लेते हैं। रुहेलखंड का मैदान जो है ना एग्जैक्ट रामगंगा से लेकर के किसके बीच में है साहब? गोमती के बीच में है। कहां से है? रामगंगा से लेकर के, रामगंगा नदी से लेकर के से गोमती नदी के बीच में। किसके बीच में?
गोमती नदी, याद रखिएगा, रामगंगा से लेकर के गोमती नदी के बीच में कौन सा क्षेत्र आता है आपका? रुहेलखंड का मैदान है। रामगंगा से लेकर के गोमती नदी के बीच में रुहेलखंड का मैदान। और अवध के मैदान में क्या होगा साहब? देखिए, ऊपरी गंगा की जो आखिरी नदी जो बॉर्डर लाइन तय करेगी वो घाघरा है, तो इसका मतलब गोमती से घाघरा के बीच का जो क्षेत्र आ जाएगा वो आपका गोमती से घाघरा, ये हमारा अवध का मैदान है। मैं फिर से देखो रिपीट करता हूं, थोड़ा समझना है। ऊपरी गंगा का मैदान अगर हम पूछेंगे तो रामगंगा से लेके अवध है, इसके अंदर दो मैदान है, एक रुहेलखंड का हो गया, एक अवध का हो गया। रुहेलखंड का क्षेत्र रामगंगा और गोमती के बीच तक, मान लिया गोमती नदी के बीच में है तो वहां तक रुहेलखंड हो गया। फिर आपका आएगा अवध का क्षेत्र, तो गोमती से लेके घाघरा तक का जो क्षेत्र होगा वो आपका रुहेलखंड का मैदान हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। घाघरा से लेकर के आपका गोमती तक का जो मैदान होगा वो आपका क्या हो जाएगा साहब? वो हो जाएगा आपका अवध का मैदान। इसी प्रकार मध्य गंगा के मैदान को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। मध्य गंगा के मैदान को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। जरा हम इसको समझ लेते हैं। मध्य गंगा के मैदान को अगर हम दो भागों में बांटे साहब, तो यहां पर आ जाता है पूर्वी मध्य गंगा मैदान, मध्य गंगा, इसी का क्लासिफिकेशन है। और दूसरा हो जाएगा बिहार, किसका मैदान? बिहार का मैदान। ये समझिएगा बात को जरा। बिहार का मैदान मतलब कहने का यह है कि आपका मध्य गंगा को भी दो तरीके से बांट सकते हैं, पूर्वी मध्य गंगा और बिहार का मैदान। देखिए, इसका अगर हम बात करें, मध्य गंगा कहां से कहां तक लाई कर रही थी? घाघरा से लेके कोसी तक लाई कर रही थी। तो एक नदी बॉर्डर लाइन और तय कर लो, और वो कौन सी है? वो नदी है गंडक नदी। कौन सी नदी है? समझना होगा। देखो जिनको नहीं पढ़ना है, जिनको नहीं समझना, वो तो भाई इनको नहीं समझ में आएगा, निकल लेंगे। लेकिन जिनको सिलेक्शन लेना, जिनको समझनी है चीजें, उनको तो पढ़ना पड़ेगा। तो पूर्वी मध्य गंगा कहां से है? शुरू कहां से हो रही? घाघरा से लेके, घाघरा से शुरू होती है और कहां तक जाएगी? से गंडक तक जाएगी। कहां तक? गंडक नदी तक जाएगी। और फिर गंडक नदी से लेके कोसी तक आ जाएगा बिहार का मैदान। बहुत आसान, कोसी तक आ जाएगा बिहार का मैदान। गंडक से लेकर के कोसी तक आपका बिहार का मैदान हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत आसान है। फिर से मैं रिपीट करता हूं इसको फिर से रिपीट करता हूं। मध्य गंगा, पूर्व मध्य गंगा आपका हो जाएगा बिहार का मैदान। पूर्व मध्य गंगा घाघरा से गंडक तक, और बिहार का मैदान गंडक से कोसी नदी तक। इस प्रकार मध्य गंगा आपका कहां से कहां आती है? घाघरा से कोसी तक के लिए आ जाती है। और निचली गंगा का जो मैदान है वो तो आपको ध्यान रखना है, कोसी से लेकर के महानंदा यानी कि नदी के बीच का क्षेत्र होता है। कितना आसान है समझना, अगर समझने का प्रयास किया जाए चीजों को। तो ये गंगा नदी का आपका मैदान है नदियों के आधार पर। और हमने इससे पहले तराई के क्षेत्रों के मैदान का पिछले वीडियो में देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देखें। और बस वीडियो को यार थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। बाकी ज्यादा कोई रिक्वेस्ट करता नहीं मैं आपसे। व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्टेटस में, जहां भी आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं सिंधु नदी के मैदान के बारे में। ठीक है ना, यहीं पर हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं सिंधु नदी के मैदान के बारे में। तो यहाँ से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, सिंधु नदी के मैदान के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं सीधा सीधा इसी में आपका सिंधु नदी के मैदान के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं जनाब, तो हमारा समझ में आ जाएगा टॉपिक। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं भैया क्या है सिंधु नदी का जो मैदान है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तो टॉपिक हमारा मैदानों का कंप्लीट हो जाएगा। चलो भैया क्या है टॉपिक जरा देख लेते हैं भैया साहब। देखो सिंधु नदी का मैदान इसी में डाल लेते हैं यार साहब, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। क्या है साहब? छोटा सा टॉपिक है, सिंधु नदी का मैदान। देखो सिंधु नदी का जो मैदान है ना भैया, सिंधु नदी का मैदान, अगर हम इसकी बात करें साहब, सिंधु नदी के मैदान की बात करेंगे साहब, तो साहब नदियों के आधार पर ही तो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। मैदानों का जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके आधार पर कर रहे हैं? मैदानों का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम नदियों के आधार पर ही कर रहे हैं साहब। तो नदियों के आधार पर जब हम करेंगे तो जरा नदियां लिख लेते हैं, सिंधु नदी की नदियां। सिंधु नदी की नदियां जो क्षेत्र हैं उनको हम जरा सिस्टम से लिखते हैं। देखो पहले एक चीज और लिख ले यार, एक वर्ड है दोआब। क्या है साहब? दोआब। ठीक है ना, दोआब क्या वर्ड होता है? दो नदियों का जो क्षेत्र होता है ना, इसको आप लिखिएगा, दो नदियों का जो क्षेत्र होगा, दो नदियों का क्षेत्र के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। दो नदियों के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दो नदियों के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है।
ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि दो नदियों के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है, बेसिक कंडीशन है आपका। चलिए पहली कंडीशन अगर हम देखें थोड़ा सा, कई सारी नदियां हैं आपकी सिंधु नदी सिस्टम में, तो अगर हम देखें पहला सिंधु नदी आपकी है, ठीक है, फिर झेलम हो जाएगी आपकी, क्या नदी साहब, झेलम। फिर तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी साहब, झेलम के बाद क्या आती है, रावी, चेनाब, सॉरी चेनाब, चेनाब नॉट, माफ कीजिएगा, रावी पहले निकल गया, चेनाब। फिर आपका आएगा साहब क्या, एक चौथा नंबर रावी, फिर आ जाएगा व्यास, क्या आ जाएगा भैया, व्यास, ठीक है। ये कंडीशन हमारा यहां तक होगा। वो तो सतलज नहीं लिखा, अरे सब समझ में आएगा। देखिए सिंधु नदी है ना, तो हमने क्या बोला मैदान, तो मैदान क्या होगा, नदी के आसपास का, तो दो नदियों के बीच का जो मैदान है, दोआब की बात करेंगे यहाँ पर, दोआब के आधार पर हम चलेंगे यहाँ पर, तो सिंधु और झेलम के बीच का मैदान कोई ना कोई होगा, तो ऐसे चलेगा सिंधु और झेलम के बीच, क्या साहब, मैदान की ही तो बात कर रहे हैं ना साहब, किसकी बात कर रहे हैं, मैदान की। तो सिंधु और झेलम के बीच का मैदान होगा, उसको कुछ कहा जाएगा साहब, ठीक है। इसके बाद यहां पर समझिएगा झेलम और चेनाब के बीच भी तो कोई ना कोई होगा साहब, क्लियर, झेलम और चेनाब के बीच में भी कोई ना कोई मैदान होगा, तो उसको भी कुछ कहा जाएगा साहब। तो यहां समझिएगा बात जरा, सिंधु और जो झेलम के बीच का जो मैदान होता है, इसको क्या कहा जाता है भैया, इसको सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंधु सागर दोआब। मैं इसको इरेज कर देता हूं इधर, सिंधु सागर दोआब। तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच के जो मैदान होंगे, इनको सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंधु सागर दोआब कहा जाता है, सिंधु सागर दोआब कहा जाता है सिंधु और झेलम नदी के बीच के मैदानी क्षेत्र को, ठीक। अच्छा, अगला साहब हमारा आता है साहब झेलम न आपका चेनाब। जब झेलम और चेनाब की बात करते हैं साहब, तो इसको कहा जाता है चल दोआब। क्या कहा जाता है भैया, चल दोआब, दोआब क्या कहा जाता है भैया, इसको ध्यान रखिएगा, चल दोआब कहा जाता है झेलम और चेनाब के बीच का, झेलम और चेनाब के बीच का जो भी आपका मैदान होगा, उसको कहा जाता है चल दोआब, ठीक है। अब आते हैं चेनाब और जो आपकी रावी नदी है, चेनाब और रावी जो नदी है, चेनाब और रावी के बीच का मैदान, तो रा से देखो मिलता क्या, देखो चल कहां से पता आएगा, चेनाब, चेनाब है ना साहब, यहां से चल में दोआब आ गया। अब रावी है तो रा पहले आना चाहिए आसपास, ऐसे तो कुछ है, थोड़ा राइमिंग बना के चलते हैं ना। इसी को रचना दोआब क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया, रचना, रा हो गया रावी के लिए, चा हो गया चेनाब के लिए, रचना दोआब कहा जाता है। ये क्या है साहब, ये मैदानी क्षेत्र है साहब, किसके बीच में, ये आपका चेनाब और रावी के बीच का जो मैदान होता है, उसे रचना दोआब कहा जाता है। झेलम और चेनाब के बीच का जो मैदान है, चल दोआब कहा जाता है। सिंधु और झेलम के बीच का जो मैदान है, उसे सिंधु दोआब कहा जाता है। याद रखिएगा, रावी और ब्यास के बीच में भी तो कोई आपका मैदान होगा। यहां पर अगली नदी जो आएगी रावी और व्यास, तो इन दोनों के बीच में जो मैदानी क्षेत्र होता है, उसको कहा जाता है बारी दोआब। क्या कहा जाता है, बारी दोआब, बारी दोआब, ये ध्यान रखिएगा, बारी दोआब कहा जाता है। किसके बीच में, जो रावी और ब्यास के बीच का जो आपका मैदानी क्षेत्र है, उसको बारी दोआब कहा जाता है। तो व्यास और सतलज, आखिरी नदी कौन सी है, सतलज, तो सतलज के बीच में भी होगा भैया आपका, ब्यास और सतलज के बीच में भी होगा। तो इसको बहुत ही आसानी नाम दे दिया जाता है, इसको कहा जाता है बिष्ट दोआब। क्या कहते हैं भैया, बिष्ट, बिष्ट मतलब ब्यास से ही है आपका, और सा मतलब सतलज से रिलेटेड है, तो बिष्ट दोआब कहा जाता है। ये हमारे इनको थोड़ा सा नाम में ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन कह दिया जाएगा बिष्ट दोआब किन किन नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो याद रखिएगा ब्यास और सतलज के बीच का है, बारी दोआब रावी और ब्यास के बीच में है, रचना दोआब चेनाब और रावी के बीच में, चल दोआब झेलम और चेनाब के बीच में, सिंधु सागर, तो सिंधु और झेलम के बीच के जो मैदानी क्षेत्र है, उसको आपको कहा जाता है। और यही सिंधु नदी जहां जहां से बहती हुई जाएगी, इन 5 नदियों के आसपास का जो मैदानी क्षेत्र होगा, वो आपका सिंधु के मैदान के बारे में कहा जाता है। इस प्रकार हमारा ये मैदानों का छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा आपको आसानी से, आशा करते हैं। तो
बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। करंट अफेयर को भी आप देखना मत भूलिएगा। और करंट में डेली हमारी जो छोटी छोटी 5-5 मिनट की वीडियो क्लिप्स होते हैं उनको भी देखना ना भूलें, और उन्हें भी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, सर्कल में, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जहां टेलीग्राम में आप शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।